नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो कहानी विपुल के साथ में। आज की कहानी का नाम रिटर्न गिफ्ट। ये कहानी लिखी है श्रीमती सुधा जुगरान जी ने। सुधा जुगरान आज के दौर की एक लोकप्रिय लेखिका है। पिछले 26 वर्षों से लगभग सभी पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ लगातार प्रकाशित होती रही हैं। उनकी कहानियाँ न केवल हमारे आसपास के परिवेश से जुड़ी होती हैं, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दिखाती हैं। आज मैं उनकी एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक नई रोशनी लेकर आई है। सुधा जी देहरादून की रहने वाली हैं और उन्होंने बहुत खुशी के साथ मुझे यह कहानी सुनाने की अनुमति प्रदान की है। तो आशा करते हैं हमारा कहानी सुनाना उन्हें पसंद आएगा। रिया के चेहरे पर चिंता की रेखाएं छाई हुई थी। आज कैलिफोर्निया से शिवम का फोन आया था कि उसका कैंपस सिलेक्शन वहीं की एक बड़ी कंपनी में हो गया है। शादी के बाद वे दोनों वहीं सेटल होंगे। रिया का कलेजा धक्क से रह गया था। 3 महीने बाद ही तो उसकी और शिवम की शादी है। यदि वह अमेरिका चली गई तो मम्मी का क्या होगा? कैसे काट पाएंगी अकेले वह जिंदगी? 10 साल पहले जब पापा एक एक्सीडेंट के बाद साथ छोड़कर चले गए थे, तब मम्मी 35 साल की थी। विपरीत परिस्थितियों का सामना कर उन्होंने जिस तरह रिया को पाला था, वह सारी घटनाएं चलचित्र की भांति उसके दिमाग में तैरने लगी थी। शिवम उसका बचपन का प्यार, उसके जीवन का सपना था, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए वह मम्मी को मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती। रिया जितना सोचती उसका तनाव उतना ही बढ़ता जा रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने शिवम को दोबारा फोन मिलाया। शिवम, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या अपनी मम्मी को यूं अकेला छोड़ देते? रिया, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा कहना सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या? रिया तड़प उठी। लेकिन रिया, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना बच्चों का फर्ज है। हम यह फर्ज पूरा करेंगे, लेकिन फर्ज के लिए अपनी तरक्की के रास्ते तो बंद नहीं किए जा सकते। यहाँ तुम्हें भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। लेकिन मम्मी के सपनों का क्या होगा? वे 45 साल की है, लेकिन दिखती 35 की है। एक सुंदर औरत का अकेला रहना कितना असुरक्षित है, यह तुम भी जानते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मम्मी को अकेला छोड़कर मैं कभी चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। कहते कहते रिया फपक पड़ी। रिया, हैव पेशेंस। हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, और मम्मी के सपनों और उनकी जरूरतों को भी। लेकिन कैसे? मम्मी की दूसरी शादी करवा के। What nonsense! तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? रिया चीख उठी। मैं बहुत दिनों से तुमसे यह कहने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शिवम पल भर के लिए रुका, फिर बोला, तुम्हारी मम्मी यंग है। कम उम्र में विडो हो जाने के कारण वे जीवन को ठीक से जी भी नहीं पाई। अब तक का उनका सारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए था। लेकिन सोचो, क्या उनका अपना कोई जीवन नहीं है? तुम्हें केवल उनकी सुरक्षा की चिंता है, उनकी ज़रूरतों की नहीं। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का हक नहीं है? किसी के कंधों पर सिर रखकर सुख दुख बांटने की ज़रूरत नहीं है? एक माँ नहीं बल्कि एक औरत के रूप में उन्हें देखकर सोचो, फिर निर्णय लेना कि उनके लिए क्या सही होगा और क्या गलत। ओ शट अप शिवम, तुम जो बातें कह रहे हो उनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। रिया ने क्रोध से उफनते हुए फोन काट दिया। फोन तो कट गया, लेकिन बातों का सिलसिला नहीं कट पाया। तुम्हारी मम्मी यंग है। रिया की आंखों के सामने रह रहकर मम्मी का चेहरा उभर आता। उनकी झील सी गहरी आंखें, सुतवा नाक, मोटी सी दंत पंक्तियां और सुराहीदार गर्दन किसी को भी सम्मोहित कर लेने में सक्षम थी। एक अजीब सा सम्मोहन और कशिश थी उनके चेहरे में। रिया ने मम्मी को पहले कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं था। तो क्या शिवम सही कह रहा है? मम्मी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रिया ने सोचा, पर पापा के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की कल्पना मात्र से उसे सिरहंसी होने लगी। वह पूरी रात करवटें बदलती रही। बहुत मुश्किलों से 4 बजे आंख लग पाई। क्या आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? 7:30 बजे मनीषा ने आकर हिलाया तो वह हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। मम्मी, दरअसल वो रात को ठीक से नींद नहीं आई।
रिया ने सफाई दी। जब सपनों में राजकुमार आएगा तो नींद कहाँ से आएगी? मनीषा मुस्कुराई। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं था। जानती हूँ मेरी लाडो, हर औरत के सपने में उसका राजकुमार आता ही आता है। मनीषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितनी सुंदर लग रही है मम्मी हंसते हुए, बिल्कुल खिली खिली धूप जैसी। तो क्या उनके सपने में भी कोई राजकुमार आता होगा? रिया ने सोचा, फिर अपलक उनके चेहरे को निहारने लगी। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? मनीषा ने प्यार से डपटा। मम्मी तुम कितनी सुंदर हो। रिया के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। आज बड़ा लाड आ रहा है मम्मी पर। मनीषा ने उसका गाल थपथपाया, फिर हंसते हुए बोली, यह बेटी के दूर जाने की निशानी है। रिया ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बिस्तर से उतरकर तैयार होने चली गई। मम्मी इतनी खूबसूरत हैं कि कई बार लोग उन्हें रिया की बड़ी बहन समझ लेते थे। ऑफिस में भी कई लोग उन्हें देख आकर्षित होते होंगे, पर वे अपनी तटस्थता से हमेशा अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचे रहती है। उस दिन ऑफिस में भी रिया का मन नहीं लगा। शाम को जब घर आई तो मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ मम्मी, आज जल्दी आ गई? थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी, इसीलिए आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। थकावट? रिया ने चौंक कर मम्मी के माथे पर हाथ रखा तो वह तप रहा था। वह भड़क उठी। तुम्हें तो तेज बुखार है, कम से कम मुझे तो फोन कर दिया होता, मैं भी जल्दी आ जाती। मनीषा नाना करती रही, लेकिन रिया उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। रात में वह दवा खाकर सो गई, लेकिन रिया जागती रही। उसके अमेरिका जाने के बाद मम्मी को कुछ हो गया तो उनकी मदद कौन करेगा? उनके सुख दुख को कौन बांटेगा? तो क्या शिवम की बात सही है? क्या इस उम्र में मम्मी को एक साथी की जरूरत है? लेकिन वह कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ मिलेगा? तमाम प्रश्न नागफनी की तरह उगाए, लेकिन रिया के पास किसी का उत्तर न था। मनीषा का बुखार 3 दिन में उतर गया, लेकिन शिवम की बातों ने मम्मी को देखने का नजरिया ही बदल डाला था। रिया उन्हें एक माँ से इतर एक औरत के रूप में देखने लगी थी। एक औरत समझकर उनकी इच्छाएं, अनिच्छाएं, ज़रूरतों और भावनाओं को महसूस करने लगी थी। हर बीतते दिन के साथ उसे लगने लगा था कि शिवम की बात सही है, लेकिन वह किससे कहे अपने दिल की बात? कहाँ से ढूंढे अपने लिए पिता और माँ के लिए साथी? एक दिन शिवम का फोन आया तो उसने सारी भड़ास उड़ेल दी। तुमने कह तो दिया कि मम्मी की शादी करा दो और उसके बाद भूल गए। यह भी नहीं सोचा कि कितना कठिन है यह सब। मैं कहाँ से ढूंढूं अपने लिए पिता? इट्स वेरी सिंपल। शिवम हल्का सा हंसा। व्हाट सिंपल? मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडेटा डाल दो मम्मी का, बस हो जाएगा काम। शिवम ने राय दी। क्या कह रहे हो? वह चौंक उठी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडेटा डाल दो, जो रिश्ते आए उनकी छानबीन खुद कर लेना, और जो सबसे ज़्यादा पसंद आए उससे पहले खुद मिल लेना, फिर मम्मी को तैयार कर उससे मिलवा देना। शिवम ने कह तो दिया, पर क्या इतना आसान है अपनी माँ को शादी के लिए राजी कराना? सुनते ही चाटा पड़ने की नौबत आ सकती है। रिया कश्मकश में फंसी रही, लेकिन अगले दिन लंच टाइम में हिम्मत कर उसने मनीषा का अच्छा सा बायोडेटा तैयार किया, फिर उनकी फ़ोटो के साथ shaadi.com पर पोस्ट कर दिया और अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। मम्मी से पूछे बिना उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। कहीं मम्मी भड़क गई तो क्या होगा, सोचकर ही रिया को घबराहट होने लगती। मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। शाम होने तक रिश्तों के ढेर लग गए। रात में मम्मी के सो जाने के बाद उसने सब चेक किए, पर कोई पसंद ना आया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पर कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया। रिया निराश होने लगी थी, पर एक दिन उसकी नज़र एक प्रस्ताव पर अटक गई। 50 वर्षीय मधुर खन्ना, तलाकशुदा, उसी के शहर के रहने वाले, कोई बच्चे नहीं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड थे। उसने फोटो देखी। ऊंचे लंबे हैंडसम, उसकी मम्मी की खूबसूरती को प्रतिबिंबित करता हुआ पुरुष। एकाएक पापा की याद आ गई। आंखें भर आई।
पर कुछ सोचकर उसने मधुर खन्ना के प्रस्ताव का जवाब दे दिया और धड़कते दिल से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। अगले दिन ऑफिस में एक फोन आया। हेलो, आई एम मधुर खन्ना स्पीकिंग। एम आई स्पीकिंग टू मनीषा जी? मधुर खन्ना की रोबीली आवाज सुन पल भर के लिए वह हड़बड़ा गई। किसी लड़की का शायद यह पहला अनुभव होगा कि वह अपनी माँ की शादी के लिए बात कर रही है, उसने सोचा। फिर अपने को संभालते हुए बोली, नो, आई एम हर डॉटर रिया स्पीकिंग। मैं मनीषा जी से बात करना चाहता हूँ। इस बार आवाज में थोड़ी नरमी थी। वे अभी बात नहीं कर पाएंगी क्योंकि शादी.com पर पोस्ट मैंने डाली थी और मैं ही आपसे मिलना चाहती हूँ। सब ठीक रहा तो मैं मम्मी से आपकी मुलाकात करवाऊंगी, वह किसी तरह बोल गई। फिर चंद पलों बाद मधुर खन्ना की आवाज गूंजी, तारीफ करनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। कब मिलना चाहेंगी? आज बरिस्ता में शाम 6 बजे। ठीक है, मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा। शाम को वह 6 बजे बरिस्ता पहुंच गई। मधुर खन्ना ठीक फोटो जैसे ही थे, इसीलिए पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। दोनों आमने सामने बैठ गए, लेकिन दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे क्या बात करें। कहिए, क्या जानना, क्या पूछना चाहती है मेरे बारे में? आखिर मधुर खन्ना ने ही बातचीत का सूत्र पकड़ा। मेरे पापा की डेथ 10 साल पहले हो गई थी। 2 महीने बाद मेरी शादी है और फिर मैं अमेरिका चली जाऊंगी। उसके बाद मम्मी के अकेले हो जाने की चिंता मुझे सता रही है, इसीलिए मुझे यही रास्ता सूझा। लेकिन मेरी मम्मी को अभी इस सब की जानकारी नहीं है। पता नहीं वो ये सब किस तरह लेंगी, मानेंगी या नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ना चाहते हुए भी रिया का स्वर भर उठा। बहुत बहादुर और समझदार लड़की हो तुम। किसी बेटी का इस तरह सोचना आसान नहीं है। मधुर खन्ना ने स्नेह से रिया की ओर देखा, फिर बोले, तुम्हारी मम्मी मानेंगी या नहीं, या तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। रही बात मेरी, तो मैं और मेरी पत्नी विवाह के बाद से ही नाव के 2 कोनों में बैठे मुसाफिर की तरह रहे। घर गृहस्थी से बनना उसे पसंद नहीं था। 15 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद दिल इतना टूट गया कि दोबारा शादी के बारे में कभी सोचा नहीं। फिर मेरे पास तुम्हारी जैसी सोच वाली कोई बेटी भी तो नहीं थी। मधुर खन्ना का व्यवहार और उनका सौम्य व्यक्तित्व रिया के अंतर्मन को छू रहा था। उनसे मुलाकात काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था। क्या निर्णय लिया है तुमने? तुम्हारी मॉम से मुझे मिलाना चाहिए या नहीं? वैसे तुमसे मिलकर तुम्हारी मॉम से मिलने की मेरी इच्छा और बढ़ गई है। निश्चित ही वो भी बहुत अच्छी और समझदार होंगी, जिनकी तुम जैसी बेटी है। मधुर खन्ना ने कॉफ़ी खत्म करते हुए पूछा। अंकल, क्या उससे पहले हम और आप एक बार और नहीं मिल सकते हैं? रिया ने उत्तर देने की बजाय प्रश्न किया। वाई नॉट? आखिर तुम इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी कैसे ले सकती हो? मधुर खन्ना ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे रिया की ओर बढ़ाते हुए बोले, तुम मेरे बारे में इत्मीनान से पता कर लो, उसके बाद जब फ़ोन करोगी हम लोग मिल लेंगे। रिया ने मधुर खन्ना के बारे में उनके ऑफिस से सब कुछ मालूम करवा लिया। उनसे एक मुलाकात और की, फिर निर्णय लिया कि उनकी और मम्मी की मुलाकात करवानी है। किंतु मनीषा को मनाना टेढ़ी खीर था। जिस बारे में वे सोच भी नहीं रही थी, उस बारे में बात करना बहुत मुश्किल था। एक संडे वह हिम्मत करके बोली, मम्मी, एक खन्ना अंकल हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी के मार्केटिंग हेड, बहुत अच्छे हैं। ऑफिस के काम के सिलसिले में अच्छी जान पहचान हो गई है, तो मैंने उन्हें आज डिनर पर बुला लिया है। अच्छा किया। उनके साथ कोई और? मेरा मतलब उनकी पत्नी वगैरह? मनीषा ने पूछा। नहीं, उनका पत्नी से तलाक हो चुका है। ओह। मनीषा ने मधुर खन्ना के आने को अन्यथा नहीं लिया और डिनर की तैयारी में जुट गई। रिया भी उनके साथ लग गई। शाम को उसने एक अच्छी सी साड़ी मनीषा को जबरदस्ती पहना दी। मधुर खन्ना सिर्फ व्यक्तित्व के ही नहीं, स्वभाव और विचार के भी धनी थे। जल्दी ही सभी लोग घुल मिल गए और सहजता से बातें होने लगी। मनीषा भी प्रभावित थी उनके व्यक्तित्व से, पर उसे यह नहीं पता था कि उनकी बिटिया क्या गुल खिला रही है। डिनर करके मधुर चले गए। उसके बाद वह अक्सर आने लगे। तीनों के बीच सहज वार्तालाप उनमें नज़दीकियां पैदा कर रही थी।
रिया महसूस कर रही थी कि उनकी उपस्थिति मम्मी को भी उल्लासित कर देती है। सच ही कहता था शिवम कि टटोल कर देखो, क्या एक साथी को पाने की उनकी जरूरत वाकई खत्म हो गई है। पर क्या मम्मी भी खन्ना अंकल को लेकर वैसे ही सोचती हैं जैसे वह और शिवम सोचते हैं? रिया जब यह सोचती तो घबराहट सी होने लगती। कहीं उसका दाव गलत हो गया तो क्या होगा, यह सोचकर उसका कलेजा बैठने लगता। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। विवाह का जब 1 महीना रह गया तब शिवम भी छुट्टी लेकर इंडिया आ गया था। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। शिवम अक्सर हाथ बटाने घर आ जाता था, लेकिन उसके कहने पर रिया जानबूझकर मधुर खन्ना पर जिम्मेदारियां बढ़ाती जा रही थी। मनीषा भी कई कार्यों के लिए अनायासी उनसे मदद लेने लगी थी। एक दिन मनीषा ढेर सारा सामान खरीद कर लाई तो रिया ने टोका, क्या ज़रूरत है इतने महंगे महंगे गिफ्ट खरीदने की? हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है। मेरे पास जो कुछ है वो तेरा ही तो है। अगर तेरे लिए कुछ नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? मनीषा हंस पड़ी। मम्मी, इतना कुछ कर रही हैं आप मेरे लिए, तो मैं भी आपको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ। पर वादा कीजिए आप इनकार नहीं करेंगी। रिया ने इसरार किया। बेटे से भी अच्छा दामाद लाकर दिया है तूने, अब इससे अच्छा और क्या गिफ्ट दे सकती है? मनीषा खिलखिलाई। मैं आपको ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जिससे आपको जिंदगी में किसी चीज की कभी कमी ना रहे। तब तो मैं यह गिफ्ट जरूर लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस? मनीषा ने अपना हाथ रिया के हाथ पर रख दिया, फिर बोली, बता कौन सा अनोखा गिफ्ट दे रही है तू? खन्ना अंकल, रिया ने कहते हुए मनीषा का हाथ मजबूती से थाम लिया। खन्ना अंकल? मनीषा ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से चीख पड़ी, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रही है? पूरा होश है मम्मी, लेकिन जब से अमेरिका जाने की बात आई है आपकी चिंता खाए जा रही है। यह सोच रात रात भर नींद नहीं आती कि आप अकेले कैसे रहेंगी। बहुत बड़ी हो गई है तू, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। इतने साल तक क्या मैं नहीं रही अकेली? तू तो बहुत छोटी थी तब, जब तेरे पापा चले गए थे। सारा कुछ तो अकेले ही किया था मैंने, तब कोई दिक्कत नहीं हुई, और आज खन्ना अंकल सामने आ गए तो तेरे दिमाग ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। मम्मी जी, यह खिचड़ी अचानक नहीं पकी, और ना ही खन्ना अंकल अचानक कहीं मिल गए थे। मेरे कहने पर रिया ने शादी.com पर आपका प्रोफाइल डाला था, और वहीं से इसने खन्ना अंकल को आपके लिए ढूंढा है। तभी शिवम ने भीतर आते हुए कहा, शादी.com पर मेरा प्रोफाइल? मनीषा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह अविश्वास भरी नजरों से शिवम को देखती रही, फिर अचानक ही फट पड़ी, तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले? मैं आपका बेटा। शिवम ने आगे बढ़ मनीषा का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। एक बेटे की जिम्मेदारी होती है कि बीवी के साथ साथ माँ को भी खुश रखे। यकीन मानिए, आपकी खुशी के बिना रिया की खुशी हमेशा अधूरी रहेगी। मनीषा के होंठ थरथराने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाह रही है, किंतु उसके लिए शब्द नहीं जुटा पा रही है। उसकी बेबसी आंसू बन उसकी आंखों से टपक पड़ी, और वो अपने को छुड़ा वहां से चली गई। अब क्या होगा? रिया का स्वर कांप उठा। पहले मम्मी को जी भर कर रो लेने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, शिवम ने कहा, और रिया के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसे बाहर लेवा ले गया। शाम को जब रिया लौटी तब मनीषा अंधेरे में ही बैठी थी। मम्मी, अंधेरे में क्यों बैठी हो? रिया ने लाइट जलाते हुए कहा। जब अंधेरे में ही रहना है तो उसी की प्रैक्टिस अभी से क्यों ना कर लूं? ऐसा क्यों सोचती हो? क्यों ना सोचूं? मनीषा उठकर खड़ी हो गई और रिया को घूरते हुए बोली, तुम दोनों ने ऐसा करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या क्या नहीं कहेंगे। कैसा समाज और कैसे लोग? कहां चले गए थे ये सब जब पापा के जाने के बाद आप दर दर की ठोकरें खा रही थी? जब मदद के लिए तब कोई नहीं आया तो अब क्या हक है उन्हें ताने मारने का? रिया तड़प उठी। चंद पलों तक मौन रहने के बाद बोली, मम्मी, किसी दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए। तौल कर देखिए कि कौन सी जिंदगी आपके लिए अच्छी रहेगी, बिल्कुल अकेले वाली या खन्ना अंकल के साथ वाली। बस कर रिया, चुप हो जा। मनीषा तड़प उठी।
मैं आज चुप नहीं होंगी। खन्ना अंकल तैयार है, मैं तैयार हूँ, शिवम और उसके घर वाले तैयार हैं, फिर किस बात का डर है आपको? क्यों तिल तिल कर जलाना चाहती हैं अपने आप को? रिया ने मनीषा को कंधों से पकड़कर झकझोरा, फिर सिसकते हुए बोली, अगर आप अकेलेपन की आग में जलना चाहती हैं तो जलिए, लेकिन याद रखिए आपके साथ आपकी बेटी भी जलेगी, वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। इतना कहकर वह दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। उस रात घर में खाना नहीं बना। दोनों अपने अपने कमरों में बंद रहीं। मनीषा को जैसे कटीले तारों पर लिटा दिया गया था। अकेलेपन की उसकी संघर्ष गाथा किसी तूफान की भांति उसकी जड़ों को झकझोरे दे रही थी। अंधेरी गलियों में वह जितना संभलने की कोशिश करती उतना ही और भटकती जा रही थी। मन में कभी एक विचार आता तो कभी दूसरा, कभी रिया के प्रति क्रोधांगिनी भड़क उठती तो कभी प्यार आ जाता। अंतर्मन कभी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ाता तो कभी उड़ान भरने के लिए हौसला जुटाने लगता। तपते हुए रेगिस्तान और मरुस्थल के बीच नींद मृगमृचिका सी भटकती रही और रात बीत गई। सुबह उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वह बिस्तर पर पड़ी रही। अचानक रिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुन वह कमरे से बाहर आई। वह फोन पर किसी से बहस कर रही थी। क्या हुआ? मनीषा ने पूछा। ये केटरिंग वाला कह रहा है कि मेरी शादी वाले ही दिन उसकी बेटी की शादी तय हो गई है, इसीलिए वह काम नहीं कर पाएगा। अब हम कोई दूसरा केटरर ढूंढ ले। आवाक रह गई मनीषा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। मम्मी, इतनी जल्दी दूसरा केटरर कैसे मिलेगा? सभी की बुकिंग हो चुकी होगी। रिया का घबराया स्वर कानों से टकराया, लेकिन मनीषा के कान तो सुन्न हो चुके थे। वह बुझ सी खड़ी रही। मम्मी बताइए, अब क्या होगा? मम्मी। रिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन रात भर की जगी मनीषा का तो दिल बैठने लगा था। उसके माथे पर पसीना छलछला आया और शरीर लहराने लगा। रिया समझ गई कि मम्मी बेहोश होने वाली है। उसने दौड़कर उन्हें थाम लिया और कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। चंद पलों तक उसकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। फिर उसने मोबाइल निकाला और मधुर खन्ना का नंबर मिला। पूरी बात बताती चली गई। बेटी घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। तब तक तुम मनीषा के मुंह पर पानी की छींटे मारकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करो, मधुर खन्ना ने शांत स्वर में समझाया। थोड़ी ही देर में मधुर खन्ना आ गए। तब तक मनीषा को होश आ गया था, लेकिन वह बुत सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मधुर खन्ना को देख उनके होंठ थरथराने लगे। घबराओ मत, मैंने अपने ऑफिस के केटरर से बात कर ली है, वह सारा इंतज़ाम संभाल लेगा। मधुर खन्ना करीब आते हुए बोले। आपने इतनी जल्दी इंतज़ाम कर लिया? मनीषा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ, मधुर खन्ना ने बहुत अधिकार के साथ कहा और मनीषा के हाथ को थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, और अब सारा इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी मुझे दे दो। मनीषा के होंठ एक बार फिर थरथराने लगे और उसकी आंखों से जलधारा बह निकली। रिया बेटा, मम्मी के लिए चाय बना लो। मधुर खन्ना ने रिया की ओर देखा तो वह उठकर किचन में चली आई। उसने गैस पर चाय चढ़ा दी, लेकिन कान कमरे की ओर ही लगे रहे। मधुर खन्ना और मनीषा में बातें हो रही थी, लेकिन क्या, लाख चाहने पर भी वह समझ नहीं पा रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फैसले की घड़ी आ गई थी, लेकिन फैसला क्या होगा सोचकर कलेजा बैठा जा रहा था। चाय लेकर जब वह कमरे में आई तब मनीषा वहाँ अकेली थी। उसने पूछा, खन्ना अंकल कहाँ हैं? वे चले गए, मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मनीषा के होंठ हिले। जाने के लिए कह दिया? लेकिन क्यों? रिया तड़प उठी। क्योंकि तुम्हारी मॉम इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी दूसरे का सहारा ले। मनीषा बिस्तर से उठ बैठी। तुम कमज़ोर नहीं हो मॉम। रिया ने दोनों हाथों से मनीषा के कंधों को थामा, फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम बहादुर हो, लेकिन अपनी बहादुरी को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ। डर डर कर, घुट घुट कर मत जियो। ये ज़िंदगी जीने के लिए है, उसे जी भर कर जियो, इसी में सबकी खुशी है। फिर वही बात। हाँ मॉम, फिर वही बात। और यह बात कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी कह रही है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको सुखी देखना चाहती है। तू पागल हो गई है। मनीषा ने अपने को छुड़ाया और बाथरूम के भीतर चली गई। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसने रिया से बात नहीं की। दोनों का मुंह सूजा रहा। दोपहर में रिया ने खन्ना अंकल को फ़ोन मिलाया। वे बहुत मुश्किलों से घर आने को राज़ी हुए। शाम को जब डोरबेल बजी तो रिया ने कहा, मम्मी थोड़ा फ्रेश हो जाइए, खन्ना अंकल आए हैं शायद। कहकर वह दरवाज़ा खोलने चली गई।
वापस आई तो मनीषा अपनी जगह पर अचल बैठी थी। रिया अलमारी से सिल्क की एक साड़ी निकाल लाई और उनके हाथों में पकड़ाते हुए बोली, मम्मी प्लीज़ चेंज कर लीजिए, कोई आया है, इस तरह सामने जाना अच्छा नहीं लगेगा। मनीषा ने यंत्रवत साड़ी पकड़ ली। रिया कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। तीनों के दिलों को ही नहीं, पूरे घर की हवा को जैसे एक अजीब सी कश्मकश ने जकड़ रखा था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रिया कॉफ़ी लेकर आई तो मनीषा तैयार खड़ी थी, मगर माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा रही थी। रिया का हृदय द्रवित हो गया। ट्रे टेबल पर रख वह टिश्यू पेपर से पसीना सुखाते हुए बोली, इतना मत घबराइए मम्मी, वे खन्ना अंकल ही तो है, रोज़ ही तो मिलती है आप उनसे, कितना देख परख चुकी हैं उनको, सब अच्छा ही रहेगा, आप कुछ भी गलत करने नहीं जा रही हैं, विश्वास कीजिए मेरा, आपकी बेटी कह रही है ये। मनीषा ने उसकी ओर देखा तो वह कॉफ़ी की ट्रे उनके हाथों में पकड़ाते हुए बोली, आप चलिए, मैं आती हूँ। बिना प्रतिवाद किए मनीषा चली गई। रिया अपने बेडरूम में आ गई, लेकिन कान ड्राइंग रूम की तरफ लगे हुए थे। वहाँ पसरा सन्नाटा पूरे घर को निगल रहा था। तभी मधुर खन्ना के कुछ बोलने की आवाज़ आई और मनीषा के जवाब देने की। धीरे धीरे छुटपुट बातें गति पकड़ने लगी और एकाएक दोनों की खिलखिलाहट की जल तरंग पूरे घर में गूंज गई। रिया का दिल किया कि शिवम इस समय सामने होता तो पूरे जोश से उससे लिपट जाती। झोंके में वह गोद में रखे तकिए से ही लिपट गई। रिया के विवाह से पहले मधुर खन्ना और मनीषा की कोर्ट मैरिज हुई, जिसमें सभी रिश्तेदार और शिवम के घर वाले शामिल हुए। रिया के कन्यादान के समय उसकी मॉम के साथ साथ पापा भी उपस्थित थे। आज जा रही थी रिया शिवम के साथ 7 समुंदर पार, अपनी नई दुनिया बसाने के लिए। एयरपोर्ट पर मधुर खन्ना के पैर छुआ उनके गले लग गई। पापा, मम्मी का ख्याल रखना। पगली, पापा के सिंहासन पर बैठा दिया और अब मम्मी का ख्याल रखने की बात कर रही है। अब वह मेरी जिम्मेदारी है। मधुर खन्ना ने उसे बाहों में भर लिया। उनसे अलग हो रिया ने मनीषा के पैर छुए तो वह फफक पड़ी। इकलौती बेटी इतनी दूर जा रही थी, पर रिया मम्मी की आंखों से उमड़ती जलधारा में इंद्रधनुष के सैकड़ों रंग भी प्रतिबिंबित होते देख चुकी थी। इसीलिए चुहल करती हुई सहेली बन कानों में धीरे से पूछ बैठी, मेरा रिटर्न गिफ्ट कैसा लगा? धत पगली कहीं की। रोते रोते हंस पड़ी मनीषा और एक थपकी उसकी पीठ पर लगाते हुए बोली, बहुत बदमाश हो गई है तू। धन्यवाद। मेरी और कहानियाँ सुनने के लिए फॉलो करें मेरा पॉडकास्ट सुनो कहानी विपुल के साथ।